नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और खबरों की शुरुआत हैदराबाद नगर निगम चुनाव से करते हैं। तो जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है। 45 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। सीएम योगी ने यहां पर प्रचार किया था। रुझानों में टीआरएस दूसरे नंबर पर और रुझानों में एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर है। तो बीजेपी ने यहां पर लगातार बढ़त बना रखी है नगर निगम चुनाव में। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जिस तरह से यहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी हुआ था, योगी आदित्यनाथ ने भी अपना रोड शो किया था, यहां पर पहुंचे थे। और अब जिस तरह से बीजेपी को इसमें बढ़त मिल रही है वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त 45 सीटों पर आगे चल रही है। सीएम योगी ने प्रचार किया था, अमित शाह यहां पर पहुंचे थे। और रुझानों में टीआरएस की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर एआईएमआईएम बताई जा रही है। तो हैदराबाद नगर निगम चुनाव अपने आप में कई महत्वपूर्ण है। यहां पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए और बीजेपी की कोशिश भी यही थी कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन जो रहे वो काफी बेहतर रहे। इसके लिए अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे, सीएम योगी ने भी वहां पर रोड शो किया था, जनता से मुखातिब हुए थे। और अब जो रोड शो जो वहां पर लोगों से मुखातिब हुए उसका असर भी दिख रहा है। बीजेपी आगे चल रही है। 45 सीटों पर नगर निगम चुनाव में बीजेपी इस वक्त आगे है। बीजेपी के अलावा अगर बात की जाए टीआरएस की तो टीआरएस दूसरे नंबर पर है और एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर इस वक्त दिखाई दे रही है। तो हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने लगातार बढ़त बना रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीआरएस और एआईएमआईएम के गढ़ में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। 45 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। शुरुआती रुझान है, इसमें एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर आ गई है, ओवैसी की पार्टी। टीआरएस इस वक्त दूसरे नंबर पर है और बीजेपी 45 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर। रुझान जो मिल रहे हैं उसमें बढ़त बनाकर बीजेपी ने लगातार रखी है। तो शुरुआती रुझान जिस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर, और इस वक्त खबर यह आ रही है कि 45 से बढ़कर बीजेपी अब 49 सीटों पर आगे हो गई है। लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी की कोशिश भी यही थी कि एआईएमआईएम के गढ़ में, टीआरएस के गढ़ में सेंध लगाई जाए और दिखाई शुरुआती रुझान में कुछ इसी तरह से दे रहा है। अब 49 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, जबकि दूसरे नंबर पर टीआरएस है और तीसरे नंबर पर एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बेहद उत्साह की खबर है। जिस तरह से हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, 45 से बढ़कर अब 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और बीजेपी की कोशिश भी यही थी कि हैदराबाद नगर निगम में यानी दक्षिण भारत में बीजेपी की लगातार पैठ बढ़ती जाए और इस चुनाव को कुछ इसी जो भी करेगी, जितना भी करेगी, उसके लिए गेन ही है, राजनीतिक फायदा ही है। और बीजेपी ने अगर यहाँ पर सीटें जीतने में कामयाब हो गई, संजय एक बात सही कह रहे थे कि जितना डेंट वो करेगा वो टीआरएस को बीजेपी करेगी, लेकिन अगर टीआरएस को भी डेंट करती है और बीजेपी सीटें जीतने में कामयाब होगी तो राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज ये जाएगा कि ओवैसी के गढ़ में जाकर बीजेपी ने उन्हें मात दी और सीटें जीती। और बंगाल का चुनाव बिल्कुल सामने है, जहां पर पूरी तरीके से बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। पूरे उससे बीजेपी ममता को वहां पे बेदखल करने के लिए उतरी हुई है मैदान में। वहां तक ये मैसेज जाएगा और बीजेपी ने इसी कारण ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव को इतना बड़ा बनाया और बीजेपी को इसमें तमाम तरह के फायदे दिखाई दे रहे। 3-4 सीधे फायदे दिख रहे हैं कि राज्य की राजनीति में एक बड़ी ताकत वो बन जाएगी, इसका राष्ट्रीय फायदा जाएगा। दूसरी जगह इसका मैसेज जाएगा। तीसरा एक मैसेज जो अक्सर ये आरोप लगता था बीजेपी के ऊपर कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी एक मैसेज ये भी देगी कि कोई बी टीम नहीं है। उन्हीं के गढ़ में जाकर के बीजेपी ने उनको मात देने की कोशिश की, उनको चुनाव उनके खिलाफ लड़ा और एक मजबूत ताकत बनके वहां पर चुनाव में निखरी। तो बीजेपी के लिए इस चुनाव में केवल फायदा ही है। वो कितनी सीटें जीतती है कितनी नहीं, ये नतीजा आने के बाद मिलेगा, लेकिन बीजेपी के लिए
तो जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बीजेपी के लिए यहां पर खोने को कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह की बढ़त बीजेपी लगातार बनाए हुए है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। ओवैसी के गढ़ में जाकर, टीआरएस के गढ़ में जाकर उन्हें वहां पर मात देना अपने आप में बड़ी बात है। और जिस तरह से कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं ये मैसेज बंगाल चुनाव के लिए भी और बाकी जगहों के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। तो रुझान जो इस वक्त है वो बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी इस वक्त 49 सीटों पर आगे चल रही है और अगर टीआरएस की बात की जाए दूसरे नंबर पर इस वक्त है और एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर है, क्योंकि लगातार ओवैसी की पार्टी, जिस तरह से हमारे सहयोगी विक्रांत भी बता रहे थे कि जो एआईएमआईएम की पार्टी जो है वो ओवैसी को बी टीम बताया जा रहा है। और हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी ने नगर निगम के चुनाव को बहुत सीरियसली लिया था और यही वजह रही कि गृह मंत्री वहां पर पहुंचे। सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर पहुंचे थे, रोड शो किया था, लोगों से मुखातिब हुए थे, बीजेपी को वोट डालने को कहा था और उसका असर अब रुझानों में साफ तौर से देखा जा सकता है। और कोरोना को लेकर एक बैठक होने वाली है। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक 10:30 बजे होगी। यह सर्वदलीय बैठक की अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोरोना वैक्सीन पर इसको लेकर मंथन होना है। कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा होगी। सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर इसमें मौजूद रहेंगे। तो कोरोना को लेकर बेहद अहम बैठक, क्योंकि अब वैक्सीन लाने की तैयारी हो रही है और इसको लेकर भी अहम है। और साथ ही कोरोना का स्टेटस इस वक्त क्या है, इसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री की अगुवाई में बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी जिसमें कोरोना वैक्सीन पर मंथन होगा, कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा हुई। अनूप गुप्ता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से कोरोना के हालात हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा था कोरोना वैक्सीन का, वो बस अब आने वाला है, तो ये बैठक उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। लेकिन आपको नीलू बता दूं कि इस बैठक से ठीक पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में बड़ी बैठक चल रही है जो डॉक्टर हर्षवर्धन ले रहे हैं अधिकारियों के साथ, क्योंकि जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो प्रेजेंटेशन सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने रखा जाएगा और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो अपना स्टेटमेंट देंगे, वो अपना स्पीच देंगे और बताएंगे कि अब तक कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या पहल की गई है और अभी के ताजा हालात क्या हैं और आगे इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार क्या करने जा रही है। दूसरी तरफ, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी, कोरोना वैक्सीन को लेकर, क्योंकि पूरे देश को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, सभी कर रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 वैक्सीन निर्माता कंपनियों का प्रधानमंत्री ने दौरा किया था और उसके बाद 3 कंपनियों के जो है अधिकारियों और वैज्ञानिकों से बातचीत की थी, तो जाहिर सी बात है कि सभी को इंतजार है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने जरूर उसकी स्थिति को रख सकते हैं कि अभी वैक्सीन निर्माण को लेकर क्या देश में स्थिति है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लोगों तक वितरित किया जाए। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी तो सभी मुख्यमंत्रियों से राय मांगी गई थी। आज भी संभावना है कि सभी पार्टियों से इस बारे में राय मांगी जाएगी कि वैक्सीन के वितरण को लेकर उनके पास क्या एजेंडा है। जी नीलू, चलिए, तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है कोरोना को लेकर, कोरोना की वैक्सीन को लेकर पीएम की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हो रही है और अब देखना होगा कि इसमें किस तरह की चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात किसान आंदोलन की करते हैं, तो सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों का बैठक होने वाला है। 11:30 बजे ये बैठक होगी जिसमें किसान संगठनों की ये बैठक सरकार से अब तक की हुई बातचीत की समीक्षा इसमें की जाएगी। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है, हम आपको बता दें, और दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। लेकिन 4 दौर की बातचीत हो गई है, 5वें दौर के लिए कल एक बार फिर से बुलाया गया है। लेकिन अब किसान
11:30 बजे आज जो तमाम संगठन है उनकी बैठक हो रही है, क्योंकि अब तक जो बातचीत हुई है और कल जो बातचीत होगी उस पर एक स्ट्रेटेजी तैयार करने की कोशिश, उस पर एक राय बनाने की कोशिश किसानों की तरफ से, और 11:30 बजे किसान संगठनों की ये बैठक होगी। सरकार की बातचीत की समीक्षा इसमें की जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि आज नवा दिन है और बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है, इसलिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर अब भी किसान डटे हुए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति श्रीवास्तव नोएडा से और अमित गाजियाबाद से है। प्रीति, सबसे पहले तो आप बताइए क्या हाल है वहां पर? अब भी किसान उसी तरह से डटे हुए हैं बॉर्डर पर, और सबसे ज्यादा परेशानी हमने देखा कि कल बहुत ज्यादा थी, जाम की समस्या थी, लोग परेशान थे, कई बार पुलिस से उनकी झड़प भी हो गई। स्थिति किस तरह की? बिल्कुल नीलू, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम खड़े हैं डीएनडी पर, और डीएनडी पर यहाँ लंबा जाम लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पर काफी देर से फंसी हुई थी और बड़ी मुश्किल से ये एम्बुलेंस यहाँ से अभी निकाली जा गई है। मैं आपको दिखाऊंगी कि लंबा जाम, यहाँ पर कई किलोमीटर का लंबा जाम डीएनडी पर आप देख सकती हैं। और ये जो जाम लगा है इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि डीएनडी पर आगे जाके दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स कर रखे हैं जहां चेकिंग की जा रही है, जिसके कारण ये लंबा जाम है। और दूसरा कारण ये है कि 14A में वहां पर जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और धरना प्रदर्शन करने के कारण वहां का रास्ता ब्लॉक है। तो नोएडा जाने वाले जो लोग हैं उनके पास सिर्फ एकमात्र रास्ता है दिल्ली जाने के लिए, डीएनडी, जिसके कारण यहाँ पर लंबा जाम है। NH-24 पे भी किसानों का कब्जा है, जिसके कारण डीएनडी पर लंबा जाम है। यहाँ पर जो लोग हैं वो कम से कम 1 घंटे से जाम में फंसे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी देर से यहाँ पर फंसे हुए हैं और उनका क्या कहना है। यहाँ पर ये मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को, एक बार ये भी दिखा दूं कि वो देख सकते हैं कि ये डीएनडी है और डीएनडी पे पूरा ये जो बैरिकेड्स जो लगाए हैं पुलिस ने। और ये पीछे मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो दिखाएं कि वो देखिए पीछे आपको दिख जाएगी कि एक एम्बुलेंस और वहाँ पे जाम में फंसी हुई है, जो एम्बुलेंस निकल नहीं पा रही है। एक एम्बुलेंस हालांकि पुलिस ने अभी कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर निकाली है, लेकिन एक एम्बुलेंस बिल्कुल प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर लिया है, और दूसरी तरफ बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से चेकिंग वहां पर चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो रोज वहां से गुजरते हैं उनके लिए, और जो जिस तरह से आपने बताया कि इमरजेंसी सेवाएं भी इससे बाधित हो रही है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। अमित, वहां का क्या हाल? क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली से अंदर जाने वाले जितने रास्ते हैं सभी बॉर्डर इस वक्त बंद है, सभी पर हालात बहुत खराब होते चले जा रहे हैं। वहां की क्या स्थिति? कमोवेश यही हालात दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के भी हैं। आपको बताना चाहूंगा किसानों की कई वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी का भी कोई इसमें हल निकल कर नहीं आया। यही कारण भी रहा कि कल से ही किसान NH-9 पर बैठे हुए हैं, जो रास्ता गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाता है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ किसानों ने इस रोड को जाम किया हुआ है और कल से ही ये किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना यह है कि किसानों की राजनीतिक दलों से कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसी भी वार्ता का कोई भी हल अब तक निकल कर नहीं आया है। हालांकि कल एक और बैठक होनी है, शायद उसके बाद कुछ हल निकलने के बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से किसानों की वार्ता हुई है और कोई भी हल निकल कर नहीं आया, उसी को लेकर किसान उग्र है और NH-9 को जाम इन्होंने किया हुआ है। आज सुबह भी इस रोड को जाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते वहां पर जाम नहीं लगने दिया गया। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे यहाँ पर पुलिस बल भारी तादाद में तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। जो इस रास्ते से गुजर रहे हैं, क्या उनके लिए अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था की गई है किसी और सड़क से, या फिर इसी सड़क पर एक तरफ किसान है दूसरी तरफ लोगों को जाने की इजाजत है? किस तरह की व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, जो NH-9 के थ्रू लोग बाग दिल्ली में एंट्री किया करते थे, जब से ये बंद हुआ है, यानी कि कल से जब से ये बंद हुआ है, उनके लिए व्यवस्था आनंद विहार वाले रास्ते से की गई है। साथ ही दिलशाद गार्डन वाला एक रास्ता पड़ता है, दोनों रास्तों की तरफ से रूट डाइवर्ट कर दिया गया है।
वहीं दूसरी ओर जहां ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहां ये जाम लगाया हुआ है, इसके बराबर में भी जो किसान है उन्होंने रास्ता दिया है, जिसमें कि इमरजेंसी वाहन और एम्बुलेंस को आसानी से जाने दिया जा रहा है। लेकिन लोगों का कहना यही है कि हालांकि जो किसानों की मांग है वो जायज है, लेकिन जो इनका तरीका है उस तरीके को चेंज करके कुछ लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है। किसानों से जब इस बारे में बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना यही था कि अन्नदाता सड़कों पर वजह यही है कि जो कानून है जिसे काला कानून कह रहे हैं। मांगों पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार से बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती है वो इसी तरह से डटे रहेंगे। लेकिन मुश्किल इस बात की जो आम लोग हैं उनको भारी परेशानी हो रही है और वो परेशानी की तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति अहमद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। बता दें कि गोरखपुर से ये तस्वीरें मिल रही है जहां पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 88वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर अब सीएम योगी और सीडीएस विपिन रावत वहां पर पहुंच चुके हैं। समारोह का आज योगी 12:15 बजे शुभारंभ करने वाले हैं। सीडीएस विपिन रावत भी कार्यक्रम में शिरकत करने अब पहुंच चुके हैं। महाराणा प्रताप, महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की मूर्ति का आज लोकार्पण भी यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा सीडीएस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के छात्रों के परेड की सलामी भी लेने वाले हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया जा रहा है ये पूरा कार्यक्रम। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ सीडीएस विपिन रावत को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मंच पर पहुंचे और हम आपको बता दें कि आज महाराणा प्रताप, महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की मूर्ति का लोकार्पण भी किया जाना है। तो बड़ा कार्यक्रम है और समारोह में आज योगी करीब 12:15 बजे के आसपास इसका उद्घाटन करने वाले हैं कार्यक्रम का। सीडीएस विपिन रावत भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। महाराणा प्रताप, महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की मूर्ति का आज यहां पर लोकार्पण किया जाना है। परिषद के छात्रों के साथ जो सीडीएस हैं वो उनकी सलामी भी परेड की लेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और तस्वीरें हम आपको लगातार वहां से दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मुख्यमंत्री और सीडीएस विपिन रावत पहुंचे हैं। तो आज हम आपको बता दें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 88वां स्थापना दिवस है और इसी स्थापना दिवस के मौके पर सीडीएस विपिन रावत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। संस्थापक सप्ताह समारोह का आज योगी 12:15 बजे शुभारंभ करने वाले हैं और इस मौके पर हम आपको बता दें कि कई कार्यक्रम रखे गए हैं। यहां पर महाराणा प्रताप, महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की मूर्ति का लोकार्पण होगा। सीडीएस जो हैं वो जो शिक्षा परिषद है उनके छात्रों की सलामी भी लेंगे। बातचीत करने के लिए रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, अब वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, सीडीएस भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आगे का किस तरीके का कार्यक्रम और फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? संपन्न हुआ। इस वक्त महाराणा शिक्षा परिषद के जो मैदान है वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और अभी आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पे बीच में महाराणा प्रताप और उसके बगल में महंत दिग्विजयनाथ और उसके बाएं साइड में महंत अवैधनाथ की मूर्ति का लोकार्पण खुद सीडीएस ने किया है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी आना था, हालांकि अभी तक वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, शायद उनकी फ्लाइट लेट हो गई है। और इस वक्त यहाँ पे सीडीएस मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। अब इसके बाद जो है यहाँ का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अब एक तरीके से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। और अगर मैं तस्वीरें आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए किस तरीके से यहाँ जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं और बच्चे अलग अलग वेशभूषा में बैठे हुए हैं, अलग अलग उसमें हैं और चल रहे हैं कि यहाँ देखिए ये बच्चे अभी जो है यहाँ पे एक परेड निकालेंगे और जिसकी सलामी यहाँ पे जनरल राउत लेंगे और इसमें झांकियाँ भी बनी हुई हैं। अगर हम झांकियों की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये कितनी आकर्षक, यहाँ पे अगर कोविड का झांकी यहाँ पे बना हुआ है तो कोविड के बगल में ही ये रामराज अग्रसर अपना उत्तर प्रदेश, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है जो काम कर रही है उसके बारे में भी यहाँ के जो छात्र हैं वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान श्री राम की आप देखिए, भगवान श्री राम की यहाँ पे एक कटआउट लगाया गया है और साथ ही यहाँ पे 900 के करीब ये छात्र दूरी पे बैठे हुए हैं। किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल है उसका यहाँ पे पालन किया जा रहा है। ये भी देखिए भारत माता का ये वेशभूषा रखी हुई, ये बच्ची बैठी हुई है। ये बताएं कि
कैसा लगा आज इस कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा मुझे भारत माता बन के। तो कोविड का डर नहीं लगा यहाँ? नहीं, सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। और अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग उसमें बैठे हुए हैं। और ये जो है यहाँ स्वच्छ भारत का अगर ये लोग दे रहे हैं तो रानी लक्ष्मीबाई, देखिए रानी लक्ष्मीबाई के भेष में भी बैठे हुए हैं, यानी कि अलग अलग भेष और अलग अलग भाषा में यहाँ है। तो वहीं भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी वेशभूषा में एक लड़की बैठी हुई है। और यहाँ पे उनको भी कहा जा रहा है कि ये किस तरीके से भारत की लौह महिला। तो यहाँ पर जिस तरह से बच्चे अलग अलग रूप धरकर यहाँ पर पहुंचे हैं, शायद रंगारंग कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन होगा। लेकिन जरा मंच की तस्वीरें भी दिखाइए रामगोपाल, वहां पर क्या चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं मंच की तरफ आपको लेके चल रहा हूं कि अभी ये मैदान है और ठीक मेरे सामने जो है मंच पे इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और वहां पे सीडीएस भी बैठे हुए हैं। और अब जो महाराणा शिक्षा परिषद है उसका कुल गीत गाया जा रहा है। शिक्षा परिषद की ये गीत है जो छात्र यहाँ पे गा रहे हैं। और इसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके बाद छात्रों को संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर जनरल रावत यहाँ पे छात्रों को संबोधित करेंगे। और फिर एक ये जो आपने शोभा यात्रा देखी है, ये परेड निकलेगी और उस परेड के बाद जो है उसकी सलामी ली जाएगी और फिर सलामी के बाद इस कार्यक्रम को खत्म किया जाएगा। ये परेड पहले कोविड काल के पहले यहाँ पे करीब 10,000 बच्चे इस परेड में शामिल होते थे। चूंकि जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस बार कोविड के कारण वो संख्या 1,000 से भी कम कर दी गई है। और जो परेड का राउंड है वो भी कम कर दिया गया है। कुल मिला के परेड जो है वो जो 1 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल के चारों तरफ से ही होकर गुजर जाएगा और परेड यहीं पे आके खत्म हो जाएगा। तस्वीरें आपको मंच की दिख रही होंगी इस वक्त। और अभी मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से जो है एकदम औपचारिक शुरुआत कार्यक्रम की हो चुकी है। बिल्कुल, परेड की सलामी सीडीएस लेने वाले हैं विपिन रावत जी और वहां पर मंच पर अब पहुंच चुके हैं। सारे बच्चे भी इस वक्त जो ग्राउंड में उपस्थित हैं। क्या इस दौरान किसी तरह का कोई रंगारंग कार्यक्रम भी होना है क्या? नहीं, रंगारंग कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये परेड और ये जो झांकी है यही अपने आप में रंगारंग कार्यक्रम है। क्योंकि ये जो झांकी है ये एक संदेश देगी समाज में। जो अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग तरीके की झांकियां बनाए हुए हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बच्चे हों या फिर उनके बालिका के बच्चे हों, सब एक अलग वेशभूषा में। और वो आज एकदम आकर्षित लग रहा है। एकदम मैदान चारों तरफ भगवा ध्वज लहरा रहा है और उसमें बच्चे बैठे हुए हैं। तो यहाँ की जो तस्वीर है वो यही है। और सिर्फ अभी कार्यक्रम में यहाँ पे जो महाराणा शिक्षा परिषद के स्कूल हैं उनका गायन है वो गाया जा रहा है। और उससे इनको यहाँ पे जो जनरल रावत हैं, सीडीएस हैं, उनको यहाँ की परंपरा के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से स्कूल की परंपरा है और किस तरीके से यहाँ पे मेहमानों का स्वागत किया जाता है। जी बिल्कुल, तो गोरखपुर में सीएम योगी और सीडीएस विपिन रावत पहुंचे हैं। 88वां स्थापना दिवस है और इस समारोह में सीएम योगी पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो बच्चे हैं वो भी बहुत उत्साहित हैं इसको लेकर। उससे पहले महाराणा प्रताप, अवैधनाथ और हम आपको बता दें कि मूर्ति का लोकार्पण भी किया गया है। बिल्कुल, और तस्वीरें जरा दिखाइए, बच्चे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं रामगोपाल। और वहां पर आपसे कुछ देर में सलामी भी देंगे सीडीएस विपिन रावत को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उसके बाएं साइड में मानता कि किस तरीके से जब वहाँ छात्राओं ने एक गान किया तो गान के बाद ही यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीडीएस ने जो है ताली बजाकर उनका हौसला अफजाई किया है। इसके बाद जो है अब फिर से एक बार गोरक्ष स्रोत, मतलब जो गोरक्ष पीठ का एक स्रोत है उसका जो है यहाँ पे गायन किया जाना है। और अब वो बच्चे इस वक्त मंच पे मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से आपको जो है बच्चों के बीच लेके चल रहा हूँ और वहाँ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से
जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। ये महिला, मेरे सामने देखिए, महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। और ये इसमें देखिए, ये जो बच्चे हैं ये अलग तरीके का एक संदेश दे रहे हैं। कोई महाराष्ट्रियन भेष में है, कोई भारत माता के भेष में है, कोई किसके भेष में है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखिए, एक जगह ये लिखा हुआ है, अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका काम है, मर्यादा पुरुषोत्तमो राम है, उनको चरणों में हमारा प्रणाम है। यानी कि यहाँ पे जो एक संदेश देने की कोशिश हो रही है, अयोध्या के बारे में भी देने की कर रही है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, भगवा अपना जीवन, भगवा अपनी पहचान है, भगवा से ही हिंदू हैं, भगवा से हिंदुस्तान है। तो भगवा के बारे में भी है। अब अगर हम